Hello, hope you are all pretty good. So, the subject we are going to start today is the behavioral neuroscience. Behavioral neuroscience is also called the physiological psychology or the clinical psychology or clinical neuroscience. इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और अगर हम इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो एज अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं या हम किन फील्ड्स में जॉब कर सकते हैं और किस तरह के सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. So here is the behavioral neuroscience. Behavioral neuroscience क्या है? It's the scientific study of the brain. ये brain की एक scientific study है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं. बेसिकली हम अपने बिहेवियर्स को, इमोशंस को और थॉट्स को, क्योंकि यहाँ पे नाम है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, मतलब हमारा जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे कौन सा ब्रेन स्ट्रक्चर या ब्रेन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, हम उसको स्टडी करते हैं. हमारे बिहेवियर्स हैं, इमोशंस हैं या थॉट्स हैं, उसके पीछे कौन सा ब्रेन प्रोसेस होता है कि हम इस तरह से नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, हम उसको इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं. So it's a scientific study of the brain. It is also the study of how behavior and thinking skills are related to the brain, including its structure and systems. अब क्या होता है, हम हमारे बिहेवियर और थिंकिंग स्किल्स को रिलेट भी करते हैं हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और सिस्टम्स के साथ कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में किस तरह का डेफिसिट है जिसकी वजह से ये बिहेवियर हो रहा है, या हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो इस तरह के बन गए हैं, या हम बिहेव नहीं कर पा रहे, या हम थिंक नहीं कर पा रहे. इवन जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बिहेवियर और थॉट्स, हम उसमें हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और सिस्टम्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं. अब वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली जिन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, और वो ऐसे ह्यूमंस या पीपल होते हैं जिनको ब्रेन इंजरीज हुई होती हैं किसी भी वार की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, या उनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. अब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ADHD, ऑटिज़म, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी. इसके अलावा होते हैं हमारे पास फेटल अल्कोहल सिंड्रोम होते हैं, और लाइक इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता, या फिर उसकी वजह से हमें लर्निंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं. हम उस तरह के सब्जेक्ट्स को न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. दे आल्सो स्टडी द पीपल हु हैड स्ट्रोक. अब स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और जब वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता तो ब्रेन के टिश्यूज़ को, फाइबर्स को जो प्रॉपर एक ऑक्सीजन का लेवल होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को नहीं पहुंचते, और विद इन द मिनट्स उसके टिश्यूज़ जो हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ही एक इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो इस तरह के पीपल्स को भी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, या इसको देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रोक के या ब्रेन इंजरीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली स्ट्रोक के पेशेंट्स के साथ एज अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हम किस तरह से उसके साथ वर्क करते हैं और उनकी किन किन एरियाज़ को कवर अप करने में हम उनकी हेल्प करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी. ये क्या है? ये भी फर्दर हम उसी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर हमारी इसमें टर्म्स चेंज भी हो जाती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बेसिकली एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं. So clinical neuropsychology is the area that studies brain behavior relationships and the clinical applications to humans. यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी का जब लफ्ज़ आ जाता है तो हम उसकी एप्लीकेशंस भी देखते हैं ह्यूमंस में, कि हम इनके एरियाज़ को आपस में रिलेट करके इसको क्लिनिक में हम किस तरह की ट्रीटमेंट्स उन पर अप्लाई कर सकते हैं, उन ह्यूमंस पे किस तरह की थेराप्यूटिक अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ब्रेन इंजरीज़ या स्ट्रोक या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए. ये साइकोलॉजी की एक सब फील्ड है जिसमें हमारा ज़्यादातर कंसर्न होता है कि हम
अप्लाई कर सकें ब्रेन बिहेवियर के रिलेशनशिप्स को अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। दिस एरिया इंटीग्रेट्स द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विद द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वहाँ हम अपनी साइंटिफिक बेसिस को यूज़ करते हुए वही बात के हम ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट की जो भी अप्रोचेस हैं, थेरापीज़ हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट्स, हम किस तरह की ट्रीटमेंट्स या थेरापीज़ यूज़ करेंगे उस पेशेंट के लिए, ये एरिया जो है उन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। मीन्स हम साइंटिफिक बेसिस को भी देख रहे होते हैं और उसकी बेस पर हम ये थिंक करते हैं कि हमें किस तरह की थेरापेटिक अप्रोच यूज़ करनी है स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। नाउ द पॉइंट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एक्चुअल में करते क्या हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं और कंसल्ट करते हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए पेशेंट को असेस कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा उनको पेशेंट्स की रिहेबिलिटेशन भी करते हैं ताकि वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ एक नॉर्मल प्रॉपर लाइफ गुजार सकें। अब इसमें रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि हम पर्सनस की जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या उनकी अब नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको हम रीस्टोर करते हैं। दैट मीन्स रिहेबिलिटेशन मीन्स हम इसमें कुछ थेरापीज़ या थेरापेटिक अप्रोचेस यूज़ करके इनके नॉर्मल फंक्शंस को रीस्टोर करते हैं उन पर्सनस के। अब ऐसे पेशेंट्स होते हैं इसमें जो कि इल होते हैं, एडिक्ट होते हैं या फिर इम्प्रिजन्ड होते हैं, मतलब जेल में होते हैं। तो उनमें क्या हो सकता है, उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ब्रेन इंजरीज़ हैं या फिर मेडिकल कंडीशंस हैं लाइक डायबिटीज़, हेपेटाइटिस, एड्स, लाइक दैट मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं, हमारी इम्पेयर्ड मोटर फंक्शनिंग होती है, इम्पेयर्ड लर्निंग होती है, ये हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं और हमारे पास लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा उनमें साइकेट्रिक कंडीशंस हो सकती हैं लाइक शिज़ोफ्रेनिक, मैनिक या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं। नाउ देयर आर टू एरियाज़ ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी के टू एरियाज़ हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या फिर जिसमें हम एज अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया इज़ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ द कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में जब हम, जैसे हमने पहले भी देखा, ये ट्रीट करते हैं, असेस करते हैं पेशेंट्स को जिनको स्ट्रोक हो, हेड इंजरीज़ हो या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, हम उनको ये ट्रीट कर रहे होते हैं और हेल्थ केयर सेंटर्स में ये वर्क करते हैं। कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पीपल्स को स्टडी करते हैं, उनके ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और ताकि उस रिसर्च की बेस पर हम अपनी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में कुछ बेहतरी ला सकें। हम जो भी उनके लिए ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सके। तो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का काम है रिसर्च करना ताकि वो आइडेंटिफाई करके बता सकें कि कौन से बिहेवियर के पीछे ब्रेन का कौन सा फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है या उसमें डेफिसिट्स हैं। कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो हैं ये पीपल्स को ट्रीट नहीं करते और ना ही उनको किसी तरह की इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। Now the next is neuropsychologist, either they are clinical और cognitive neuropsychologist। उनकी एक्सपर्टीज़ किन किन एरियाज़ में होती हैं। दे कैन डील द पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है ये मैंने पहले ही आपको डिटेल में बताया कि स्ट्रोक क्या होता है। नेक्स्ट इज़ अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ क्या होता है, इसमें ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है जिसमें टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो डिमेंशिया क्या होता है, इसमें हमारा मेमोरी लॉस होता है, हम प्रॉपरली जो हमारे फंक्शंस होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, वो लॉस होना शुरू हो जाती हैं एज के साथ साथ। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है। द नेक्स्ट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म में ऑटिस्टिक बच्चे आपने देखे होंगे कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, मतलब उसमें इनिशिएट नहीं ले पाते कि वो किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं और किसी से बात करें। इसके अलावा उनको कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने में या प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं और क्या होता है, बड़ी ग्रेट डिस्ट्रेस होती हैं इनमें।
अपने एक्शंस को वो इजीली चेंज नहीं कर पाते और किसी भी चीज़ पर फोकस करना इनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, ये नहीं कर पाते। उसके बाद अल्कोहलिज़म और एडिक्शन होती है। वो हमें पता है कि हमें किसी भी ड्रग के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं किसी भी ड्रग पर हम, या फिर हम अचानक से उसको छोड़ दें, मतलब डिपेंडेंसी हो या विड्रॉल हो, इन दोनों केसेस में भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इनको भी यहाँ पर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे सोशल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं तो उनको भी डील कर रहे होते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, लाइक सोशल एंग्जाइटी, हमें सोशली किसी भी गैदरिंग में जाना हमें अच्छा फील नहीं होता है, एंग्जाइटी होती है, डर खौफ महसूस होता है। उसके अलावा इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स मीन्स ये दो तरह के होते हैं, कि एक्सटर्नलाइजिंग होते हैं कि इंटरनलाइजिंग होते हैं। एक्सटर्नलाइजिंग क्या होता है कि हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्गुइंग होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो इस तरह। इसके अलावा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम एक्सटर्नलाइज्ड होते हैं। इंटरनलाइज्ड में क्या होते हैं कि हम ओवर कंट्रोल होते हैं, मतलब हमारे जितने भी स्टाइल्स होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हम उनको इनहिबिट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आ जाती हैं, हमारा बिहेवियर जो विड्रॉल हो जाते हैं, हम हर एक से रिश्ता नाता जो है वो तोड़ देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस होते हैं। तो इसी तरह के हमारे बिहेवियर्स में आ जाता है एनोरेक्सिया, बुलिमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सभी हमारे इमोशनल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हमें हेड इंजरीज़ होती हैं। हेड इंजरीज़ भी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्सीडेंट्स में, वॉर्स में या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हेड इंजरीज़ होंगी, जो कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डील करेंगे जिनको। इसके अलावा टरेट सिंड्रोम होता है। टरेट सिंड्रोम तो आप सबको पता है कि ये इसमें एक रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं या अनवांटेड साउंड्स होती हैं, जिसको हम टिक्स कहते हैं या टिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है उसको। तो हम उसको डील करते हैं, और ये ऐसी साउंड्स एंड मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब हमारी आइज़ जो है वो ब्लिंक हो रही हैं तो ब्लिंक हुई जा रही हैं, आवर शोल्डर्स आर श्रगिंग एंड श्रगिंग। इसके अलावा हमारी जो साउंड्स हैं वो ब्लर्ट हो रही हैं, या फिर ऑफेंसिव वर्ड्स हम जो है वो बोल रहे हैं। तो उस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो उसको हम टरेट सिंड्रोम कहते हैं। तो इन सब को भी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कहाँ अपना करियर बनाएंगे, डेवलपमेंटल कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मींस ये एज अ डेवलपमेंटल कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वर्क करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को बड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये स्कूल न्यूरोसाइकोलॉजी कंसल्टेशन हो कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है लेसन लर्न नहीं होता है, लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको चीज़ें मेमोराइज़ नहीं होती इजीली, फिर उनको राइटिंग या रीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं इन द स्कूल। इसके अलावा रिहेबिलिएशन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं। रिहेबिलिएशन मैंने बताया कि हम रिस्टोर करते हैं एक पर्सनस की नॉर्मल लाइफ को और उसकी हेल्थ को। इसके अलावा डिमेंशिया न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, अगर मेमोरी लॉस हो रहा है तो वहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उनके साथ वर्क करते हैं ताकि उनकी मेमोरी को रिस्टोर कर सकें। फिर न्यूरोसाइकोलॉजी एज अ रिसर्चर वर्क करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी या टीचर में यूनिवर्सिटी में भी एज अ टीचर या रिसर्चर वर्क कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये एज अ फोरेंसिक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट भी वर्क करते हैं डिफरेंट लैब्स में। तो फोरेंसिक क्या होता है ये तो सबने CID ड्रामा देखा होगा, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ फोरेंसिक। तो फोरेंसिक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ये भी एक बड़ी मज़े की फील्ड है। सो ये था हमारा आज का लेसन। थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।